नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट्स और मैं हूं किशोर अजवाणी। आज हम आपके लिए ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनको जानना आपके लिए, आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबरें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं और ये खबरें आपको कहीं और देखने को भी नहीं मिलेंगी। भारत के पड़ोसी देश चीन की एक खासियत है, वो ये कि चीन को नकली सामान तैयार करने में महारत हासिल है। चीन में दुनिया के किसी भी मशहूर प्रोडक्ट की कॉपी बहुत आसानी से कर दी जाती है और चीन इन नकली प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में बदनाम भी है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस चीन को आज नकल में महारत हासिल है वो खुद नकली चीन है। कम से कम दुनिया का एक हिस्सा तो ऐसा ही मानता है। जो लोग चीन को नकली चीन कहते हैं उनका तर्क है कि ताइवान असली चीन है। यह तर्क पूरी तरह से आधारहीन भी नहीं है, क्योंकि 1979 तक दुनिया भी ताइवान को ही असली चीन मानती थी। लेकिन फिर हालात बदले और संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताइवान की जगह चीन ने ले ली। चीन को लेकर असली नकली का यह पूरा खेल क्या है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि इस विवाद की चर्चा एक बार फिर से क्यों हो रही है। दरअसल इस हफ्ते अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की चेतावनियों के बावजूद ताइवान के दौरे पर पहुंची। नैन्सी पेलोसी ताइवान में 18 घंटे तक रहीं, लेकिन इस दौरे से चीन इतना भड़क गया कि उसने युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान के चारों तरफ अपनी सेना तैनात कर दी। दुनिया भर के विशेषज्ञ युद्ध की आशंका जताने लगे और कहने लगे कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इसमें अमेरिका और जापान भी कूद जाएंगे और फिर यह युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध से भी भयावह साबित होगा। युद्ध होगा या नहीं यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि इस आशंका के पीछे की वजह क्या है। ताइवान भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ताइवान भारत के केरल राज्य के बराबर है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन से करीब 160 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ताइवान चीन के पूर्वी सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच मौजूद एक छोटा सा देश है। चीन के पूर्वी समुद्री तट से ताइवान की दूरी करीब 100 मील यानी 161 किलोमीटर है। पूरे दक्षिण पूर्वी सागर पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। 1644 से ही ताइवान चीन का हिस्सा था। 1895 में चीन ने युद्ध में हार के बाद एक समझौते के तहत ताइवान जापान को सौंप दिया। इस बीच चीन में 1911 में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद चीन के कद्दावर राजनेता सुन यात सेन के नेतृत्व में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद इस पार्टी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। मजे की बात यह थी कि इस पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे। बाद में इन सब ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जिसे चीन की भाषा में कोमिंतांग पार्टी का नाम दिया गया। कोमिंतांग का अर्थ होता है राष्ट्रवादी। इसी पार्टी ने चीन का नाम सबसे पहले आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा था। बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कुमिंतांग पार्टी से अलग हो गई और इस पार्टी के 2 हिस्से हो गए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की विरोधी बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाले माओ जेडोंग, उन्होंने राष्ट्रवादियों को गृह युद्ध में हरा दिया। माओ जेडोंग माओ को चीन का संस्थापक भी कहा जाता है। तो 1949 में चीन में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया और मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया। तब तक कुमिंतांग पार्टी का नेतृत्व चियांग काई शेक के हाथ में पहुंच चुका था। तो माओ जेडोंग से हारने के बाद चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ ताइवान भाग गए।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने कुओमिंतांग पार्टी को ताइवान का शासन सौंप दिया। तो कुओमिंतांग पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली और ताइवान को आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दे दिया। कुओमिंतांग पार्टी ने ताइवान के साथ ही माओ के नेतृत्व वाले चीन को भी आरओसी का ही हिस्सा बताया। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन और ताइवान दोनों ही खुद को असली चीन बताते हैं। ताइवान में जो चीन है उसने कहा कि यह असली चीन है और वो बाकी चीन भी इसका हिस्सा है, और जो दूसरा चीन है जो माओ वाला था उसने कहा ताइवान भी, मतलब एक तो वही असली चीन है और ताइवान भी उसका हिस्सा है। दोनों ये बात कह रहे हैं। कुओमिंतांग पार्टी ने ही रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, इसलिए कुओमिंतांग पार्टी ताइवान जाने के बाद उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया और खुद को असली चीन बताया। इससे चिढ़कर चीन ने खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया। 1987 तक ताइवान में भी चीन की तरह ही तानाशाह शासन था। चियांग काई शेक की मौत के बाद उनके बेटे चियांग चिंग-को ने ताइवान में लोकतंत्र अपनाने की सोची, जिसके बाद 1996 में ताइवान में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, जिनमें कुओमिंतांग पार्टी ने जीत हासिल की। तो कुओमिंतांग पार्टी का कहना है कि पूरे चीन पर उन्हीं का अधिकार है। विपक्ष के मजबूत होने पर डीपीपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का उदय हुआ। अभी ताइवान पर डीपीपी का ही शासन है। साई इंग-वेन वहां की मौजूदा राष्ट्रपति है। कुओमिंतांग पार्टी जहां चीन को अपना हिस्सा मानती है, वहीं डीपीपी चीन को अलग देश और ताइवान को एक अलग देश मानती है। 1949 में पश्चिमी देशों ने ताइवान को ही असली चीन माना। 1971 तक ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा, लेकिन 1979 में अमेरिका के दबाव में संयुक्त राष्ट्र ने चीन को मान्यता दे दी, अब वाले चीन को। चीन की बढ़ती ताकत ने ताइवान को बौना बना दिया। सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। यहां तक कि अमेरिका भी ताइवान को चीन का हिस्सा मान चुका है। एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल से तो डिस्ट्रक्शन ताइवान में किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्सेस को लॉन्च करके उसके कुछ या पूरे पोर्शन को कैप्चर करने की बात हुई तो उस समय वह स्थिति काफी भयावह होगी। लेकिन अगर ताइवान में चीन ने ऐसा कुछ किया तो यह युद्ध रीजनल एरिया में इमीडिएटली फैलेगा, जिसमें जापान, कोरिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी से लगे सारे देश शामिल हो जाएंगे। अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट होने से नाटो का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। भले ही ताइवान चीन से ही अलग होकर बना हो, मगर दोनों जगहों की शासन प्रणाली में बहुत अंतर है। ताइवान में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, तो वहीं चीन में तानाशाही है यानी एक ही पार्टी का शासन है। चीन की प्रति व्यक्ति आय 7 लाख रुपए है, भारतीय रुपयों के मुताबिक 7 लाख रुपए है। वहीं ताइवान की प्रति व्यक्ति आय 18,42,000 रुपए है। यानी ताइवान के लोग चीन के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा अमीर है। आर्थिक स्थिति के मामले में ताइवान यूरोप के कई देशों से भी आगे है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नजर से ताइवान दुनिया के लिए बेहद अहम है। दुनिया में रोजाना इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स में लगने वाली चिप ज्यादातर ताइवान में बनती है। चिप के मामले में ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। करीब 65% चिप का उत्पादन अकेले ताइवान करता है। यानी अगर ताइवान पर चीन ने कब्जा किया तो दुनिया भर में चिप के उत्पादन पर असर पड़ेगा, यहां तक कि आपके गैजेट्स भी ठप पड़ सकते हैं। 80% जो वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है चिप्स की, वो ताइवान से आती है। और वो जो चिप हैं आजकल सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगते, वो आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, इंक्लूडिंग बच्चों की जो गेम्स हैं उसके अंदर भी चिप्स लगते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग नाइटमेयर कि जो ताइवान पे ऐसा कोई अटैक हुआ और एक फैक्ट्री ना बना सके या उनके ऊपर कोई एम्बार्गोज लगा दें तो ये बहुत बड़ा इशू आनेगा। चीन ताइवान को खुद के लिए एक विद्रोही देश बताता है।
चीन की कोशिश रहती है कि कोई भी देश ऐसा कुछ ना करे जिससे कि ताइवान को एक राष्ट्र का दर्जा मिले। ताकत के हिसाब से अगर दोनों देशों की तुलना करें तो चीन के पास सभी सैन्य बलों को मिलाकर 20 लाख से ज्यादा सैनिक है। ताइवान के पास 1.25 लाख सैनिक है। यानी चीन सैन्य बल में ताइवान से 12 गुना ज्यादा है। चीन के पास 3,285 तो ताइवान के पास 741 एयरक्राफ्ट है। लड़ाकू विमान की संख्या चीन में 1200 तो ताइवान में 288 है। चीन के पास 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं तो ताइवान के पास 208 है। चीन में टैंक की संख्या 5,250 है तो ताइवान के पास 1100 टैंक है। चीन के पास 79 और ताइवान के पास 4 पनडुब्बियां हैं। चीन छोटे बड़े 20 से भी ज्यादा देशों की जमीन हथियाने की कोशिश में है। हांगकांग पर भी चीन की नजर है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो वो उसके साथ क्या करेगा, इसका अंदाजा आप हांगकांग के उदाहरण से लगा सकते हैं। 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन के पास 99 साल की लीज पर था, पट्टे पर था। 1997 में जब ये लीज खत्म हुई तो ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को वापस कर दिया। चीन ने कहा कि वो एक देश दो प्रणाली के तहत हांगकांग को तमाम अधिकार सौंपेगा। वादा था कि विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर हांगकांग की सरकार को खुद सारे फैसले लेने का अधिकार होगा। लेकिन चीन में शी जिनपिंग की सरकार आने के बाद से हांगकांग के तमाम अधिकार धीरे धीरे छीन लिए गए और जो कानून चीन में लागू है वही कानून हांगकांग में लागू कर दिए गए। इस खबर का टॉकिंग पॉइंट यह है कि एक तरफ तो चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया के बाकी देशों को ताइवान को अपना हिस्सा मानने को कहता है। वहीं भारत जैसे देशों के साथ उसका पीओके, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। भारत ही नहीं, दुनिया के 20 देशों के साथ चीन की जमीन के कब्जे को लेकर लड़ाई है। लेकिन ताइवान पर कब्जा करके चीन को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो सकती है।